Hello students, good morning. Our ongoing topic is theory of supply and elasticity of supply बच्चों. In the last class we had done till factors affecting market supply. बच्चों जहां तक हम लोगों ने किया था वहां तक हम रिवाइज करेंगे पहले 5 मिनट्स में, क्योंकि रिवाइज करने के बाद हम नए टॉपिक पे जाएंगे तो बहुत मजा आएगा बच्चों. तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों लास्ट टॉपिक में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सप्लाई क्या है, स्टॉक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चा, और सप्लाई को आप कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हो. ओके, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा बच्चों की सप्लाई को आप डिवाइड करते हो दो पार्ट में, इंडिविजुअल और मार्केट. फिर आपने पढ़ा दोनों के अलग अलग फैक्टर्स क्या हैं, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं. ठीक है, तो यहां तक हम रिवाइज करते हैं बच्चों. पहले सबसे पहले व्हाट इज सप्लाई बच्चों. सप्लाई इज कितनी क्वांटिटी एक सेलर, एक प्रोड्यूसर या एक फर्म मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, रेडी टू सेल एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो चार बातें इंपॉर्टेंट है बच्चों. विलिंग है या नहीं, विलिंगनेस. नंबर 2 कितनी क्वांटिटी. ओके, नंबर 3 एट अ गिवन प्राइस, किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी. नंबर 4 गिवन टाइम पीरियड. ये चार बातें इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म, दैट अ सेलर इज रेडी टू सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों कि सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है. बच्चों स्टॉक क्या है. स्टॉक इज दैट पार्ट ऑफ क्वांटिटी व्हिच इज अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. कितना एक प्रोड्यूसर के पास गोडाउन में अवेलेबल है, उसमें से ही वो सप्लाई करता है. अगर मेरे पास स्टॉक ही नहीं है बच्चों, मैं सप्लाई कैसे करूंगा. इट मींस सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक और स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई. यस, बताओ बच्चों, बोलो. तो सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक. ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई के अलग अलग फैक्टर्स क्या थे बच्चों. तो आप लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स थे. सप्लाई का पहला फैक्टर क्या है बच्चों, प्राइस ऑफ अ गिवन गुड, प्राइस ऑफ अ गिवन गुड. दूसरा प्राइस ऑफ अदर गुड. तीसरा पढ़ा आप लोगों ने स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. फिर आपने पढ़ा प्राइस ऑफ इनपुट्स यानी प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देन गवर्नमेंट पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं टैक्सेशन पॉलिसी ऑल्सो. और उसके बाद गोल ऑफ द फर्म. ये सभी फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट करते थे बच्चों. कैसे करते थे आपने समझा था लास्ट क्लास में. रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से घर पे एक बार, है ना. आप लोगों ने किया बच्चों, नहीं किया तो करा करो बच्चों. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास जो होती है ना, उसमें बहुत हेल्प मिलती है अगर आप पहले वाला रिवाइज करके आते हो क्लास में. ओके, मार्केट सप्लाई में 3 फैक्टर पढ़े बच्चों हमने. कौन कौन से. नंबर ऑफ फर्म्स, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस. ठीक है, अब इन सारे फैक्टर्स को एक इक्वेशन में एक्सप्रेस करते हैं. इन सारे फैक्टर्स को एक सिंगल इक्वेशन में, एलजेब्रिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, वो बन जाता है आज का नया टॉपिक, वो है सप्लाई फंक्शन. सप्लाई फंक्शन. चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का नया टॉपिक. सप्लाई फंक्शन क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान से, बहुत ध्यान से. सप्लाई फंक्शन क्या है. तो supply of a commodity also depends on number of factors. When all the factors, the determinants of supply are put together, when all the factors, determinants put together, वो बन जाता है supply function. कैसे बन जाता है बच्चा, ध्यान देना. सबसे पहली चीज, सप्लाई फंक्शन को हम क्या बोलते हैं. सप्लाई फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप. कौन सा रिलेशनशिप, functional relationship between quantity supply of a particular commodity and factor influencing it. It can be either with respect to one producer or it can be related to all the producers in the market. मतलब कि दो फंक्शन हो सकते हैं बच्चों. पहला इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन और दूसरा मार्केट सप्लाई फंक्शन. बच्चा इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या है. इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन मीन जब हम एक प्रोड्यूसर की सप्लाई कैसे अफेक्ट हो रही है बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स से, उसको एक्सप्रेस करते हैं ना, वो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन. जब हम मार्केट सप्लाई के साथ कुछ फंक्शंस को रिलेट करते हैं तो वो मार्केट सप्लाई फंक्शन है. समझ पा रहे हो मेरी बात. हमने इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स अलग से किए, मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स अलग से किए. दोनों फैक्टर्स को अलग अलग एज अ इक्वेशन में हम डिफाइन कर सकते हैं ना बच्चों. कैसे करेंगे देखिएगा. सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या है. देखो आप लोगों ने ये पढ़ा बच्चों कि इंडिविजुअल सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी इटसेल्फ. पढ़ा आप लोगों ने.
प्राइस ऑफ अदर गुड पढ़ा आप लोगों ने, प्राइस ऑफ इनपुट्स यानी प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा आप लोगों ने, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ा आप लोगों ने, उसके बाद टैक्सेशन पॉलिसी से गवर्नमेंट पॉलिसी बोलते हैं पढ़ा आपने, देन गोल ऑफ द फॉर्म। इन सारे फैक्टर्स को हमने इक्वेशन में पुट टुगेदर एक साथ डाल दिया बच्चों, क्या बन गया? सप्लाई फंक्शन बन गया। कौन सा सप्लाई फंक्शन? मार्केट या इंडिविजुअल? आप बोलोगे इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन सर, क्योंकि हम सिर्फ इंडिविजुअल फैक्टर्स की ही बात कर रहे हैं जो इंडिविजुअल सप्लाई को ही इफेक्ट करते हैं, मार्केट को नहीं। पर नई बात क्या है कि इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स मार्केट सप्लाई को भी इफेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको मार्केट सप्लाई फंक्शन क्यों नहीं बोल रहा बच्चों? इसको मार्केट सप्लाई फंक्शन क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक मेन फैक्टर जो मार्केट सप्लाई के होते हैं मैंने नहीं डाले। वो क्या है? नंबर ऑफ फर्म्स, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, मैंने वो नहीं डाला। जब तक मेन फैक्टर्स मार्केट सप्लाई के नहीं डालूंगा तो मैं मार्केट सप्लाई फंक्शन नहीं बना सकता बच्चों। तो मार्केट सप्लाई फंक्शन कैसे बनेगा बच्चों? ध्यान दीजिए। मार्केट सप्लाई फंक्शन, market supply function refers to functional relationship between market supply and factors affecting market supply. Okay, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है बच्चों, market supply is also affected by some other factors like number of firms, future expectation and means of transportation, communication. ये सब फैक्टर हमने पढ़ लिया क्लास में पढ़ लिया बच्चों। तो आप मार्केट सप्लाई फंक्शन को कैसे लिखेंगे बच्चा? Market supply is function of price of commodity itself, price of other goods, price of inputs, उसके अलावा state of technology, then taxation policy, goal of the firm। अब आते हैं मेन फैक्टर जो मार्केट सप्लाई के खुद के हैं, वो क्या है बच्चों? नंबर ऑफ फर्म्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चा। इसके बाद आपको यहां एक्सप्लेन कर रहा है वन बाय वन कि एस एक्स क्या है। एस एक्स मतलब मार्केट सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी। पीओ क्या है? प्राइस ऑफ अदर गुड। ओके, पीएक्स क्या है? प्राइस ऑफ गिवन गुड। पीएफ क्या है? प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। टी क्या है? टैक्सेशन पॉलिसी। एन क्या है? नंबर ऑफ फर्म्स। उसके बाद जी क्या है? गोल ऑफ द मार्केट, गोल ऑफ द फर्म हो सकता है बच्चों। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मींस एफ, और एम मतलब मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बच्चा। तो ये सभी फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई शेड्यूल क्या है। ये है आज का नया टॉपिक। अब तक रिवीजन कर रहे थे बच्चों, मान के चलो अब तक हमने थोड़े से फास्ट होकर रिवीजन करी, क्यों रिवीजन थी। अब चलते हैं आराम से कि सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, सप्लाई शेड्यूल को आप कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हो, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में, मार्केट सप्लाई शेड्यूल में, वो सब चीजें क्या है बच्चों। जैसा कि आपने डिमांड चैप्टर में पढ़ा है, जैसा कि आपने डिमांड चैप्टर में पढ़ा है, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, वैसे ही हम यहां पढ़ेंगे सप्लाई शेड्यूल क्या है और सप्लाई कर्व क्या है। चलिए, सबसे पहली बात बच्चा, शेड्यूल का मतलब क्या होता है? शेड्यूल क्या होता है बच्चों? शेड्यूल होता है टैबुलर प्रेजेंटेशन। क्या होता है? टैबुलर प्रेजेंटेशन। हमेशा आप शेड्यूल को बोलते हो बच्चों टैबुलर प्रेजेंटेशन। ओके, ग्राफ क्या होता है बच्चों? कर्व क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है ना। तो सप्लाई शेड्यूल क्या होगा बच्चों? सबसे पहली चीज, सप्लाई शेड्यूल इज tabular presentation which shows various quantity supply at various prices of a single producer या फिर of all the producer in the market। सप्लाई शेड्यूल दोनों का हो सकता है, इंडिविजुअल का भी और मार्केट का भी। पर सप्लाई शेड्यूल है क्या? सप्लाई शेड्यूल टैबुलर प्रेजेंटेशन है जो शो करता है अलग अलग क्वांटिटीज अलग अलग प्राइस पे, अब चाहे वो सिंगल प्रोड्यूसर की हो चाहे वो ऑल प्रोड्यूसर्स की हो। चलिए, तो सप्लाई शेड्यूल is a tabular presentation which shows various quantities of a commodity being supplied at various level of prices during a given period of time। अब सप्लाई शेड्यूल को आप डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। बच्चों, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होगा? जब आप एक सेलर, आप देखिए कैसे बनेगा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। बच्चों ध्यान दीजिएगा, शुरू करते हैं बच्चा। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को कैसे बनता है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बच्चों, सप्लाई शेड्यूल मींस टैबुलर प्रेजेंटेशन। इंडिविजुअल है तो मतलब एक सेलर की बात हो रही है बच्चा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं बच्चों? प्राइस। टेबल बनाते हैं, क्वांटिटी सप्लाई, कितने सेलर्स की बच्चा?
कोई भी एक सेलर की, मान लो ए, प्राइस मार्केट में इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो रहा है बच्चों, अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो रहा है बच्चों, तो सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी या कम होगी, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं बच्चों। अगर प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है, इफ यू आर अ प्रोड्यूसर, आपको ये लगता है कि प्राइस बढ़ रहा है, तो जितना प्राइस मेरे को ज्यादा मिलेगा उतना मैं मार्केट में ज्यादा बेचना चाहूंगा। विलिंगनेस, सप्लाई इज विलिंगनेस, कितना मैं बेचना चाहता हूं। जितना प्राइस मार्केट में ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेचना चाहूंगा, मींस उतनी ज्यादा सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी। तो प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज। ओके, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16 in terms of units. तो प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये बन गया आपका बच्चों एक सेलर का शेड्यूल, जिसे बोलेंगे आप इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ओके, तो इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं बच्चा, डिफाइन कैसे करते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू टैबुलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various level of price during a given period of time। यहां पर भी एक सप्लाई शेड्यूल बना हुआ है बच्चों, जो आपको शो कर रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक सेलर की, ठीक है? आया बच्चों समझ? अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल बच्चों इतना डिफरेंस है बस इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में और मार्केट सप्लाई शेड्यूल में, इतना डिफरेंस है बस कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल में हम एक सेलर की बात नहीं करते, बहुत सारे सेलर्स की बात करते हैं। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सेलर, एक सेलर थोड़ी है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल refers to the tabular presentation which shows different quantity of a commodity at different prices of all the producers, all the sellers, not a single seller, all the producer in the market, okay, at a given period of time. That's it. चलिए, market supply schedule refers to tabular presentation showing different quantity of a commodity that all the producers are willing to sell at various level of prices during a given period of time. So market supply schedule can be expressed as market supply means SM is equals to SA, मतलब A की supply plus B की supply plus C की supply plus D की supply plus E की supply, किसी को भी प्लस कर दो, सारे सेलर्स की सप्लाई को आप प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सो मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ओके, उसके बाद अगर आप मार्केट सप्लाई शेड्यूल के बाद ये बात करते हैं कि सर अगर मैं शेड्यूल के जो आपके पास वैल्यूज हैं उसको एक ग्राफ में प्लॉट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? अगर मैं शेड्यूल के जो भी मेरे पास प्राइस और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन हैं उसको मैं ग्राफ में प्लॉट कर दूं सर, तो मेरे को क्या मिलेगा? मुझे एक कर्व मिलेगा, उस कर्व का नाम होगा सप्लाई कर्व। उस कर्व का नाम क्या होगा? सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व क्या है बच्चों? जब आप शेड्यूल को ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो टैबुलर प्रेजेंटेशन तो रह नहीं गया बच्चों। जब आप टेबल को ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों? बन जाता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या बन जाता है बच्चों? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। चलिए देखते हैं कि सप्लाई कर्व की शेप कैसी होती है, कैसे टेबल को आप ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं बच्चा। नोट्स में ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए, इसी टेबल को हम कन्वर्ट करते हैं बच्चा ग्राफ में। ओके, इसी टेबल को कन्वर्ट करते हैं बच्चों ग्राफ में। एक्स एक्सिस बच्चों, एक्स एक्सिस पर आप क्या लिखते हैं? एक्स पे आप लिखते हैं क्वांटिटी सप्लाई, आपको पता है बच्चों क्वांटिटी सप्लाई। बच्चों वाई पे क्या लिखते हैं? वाई पे लिखते हैं बच्चों आप प्राइस। ओके, प्राइस। तो प्राइस आप लोग लिखेंगे बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है बच्चों, सप्लाई हमने लिया है 2 से लेकर 16 तक, आप लिख दीजिए 2, प्लॉट कर दीजिए 2, 4, 6,
8 and 10, 12, 14 and 16। जब प्राइस 1 था बच्चा, जब प्राइस 1 था तो सप्लाई थी 2 यूनिट्स। ये आपने पढ़ा बच्चों, इतना 1 पे 2। जब प्राइस 2 हो गया सप्लाई हो गई 4 यूनिट्स। प्राइस 3 हुआ सप्लाई 6 यूनिट्स। प्राइस 4 हुआ सप्लाई 8 यूनिट्स, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आपने इन सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया बच्चों तो आपको एक कर्व मिला, दैट इज एस एस। इसे बोलेंगे बच्चा आप इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। आप क्या देख रहे हैं बच्चों? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो होता है इज अपवर्ड स्लोपिंग, बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ, ओरिजिन से लेके ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ बच्चों। तो सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो आप ये देख रहे हैं बच्चों कि सप्लाई कर्व जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। सप्लाई शेड्यूल जो था वो टैबुलर प्रेजेंटेशन था। तो सप्लाई कर्व की शेप क्या आ रही है बच्चों? आप बोलोगे अपवर्ड स्लोपिंग। ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बच्चों, क्योंकि एक सेलर का अभी हमने कर्व बनाया। ओके, चलिए नोट्स पे आते हैं बच्चों। बच्चों सबसे पहले आप इंडिविजुअल सप्लाई कर्व देख के फिर आएंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई कर्व पे। सबसे पहली बात, सप्लाई कर्व क्या होता है बच्चा? सप्लाई कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। जब आप सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो वो कर्व बन जाता है बच्चों। तो इट इज द लोकस। बच्चों लोकस का मतलब क्या है? बच्चे पूछते हैं। लोकस, जितने भी पॉइंट्स आपने ड्रॉ किए बच्चों, जितने भी पॉइंट्स आपने ड्रॉ किए हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को बोलता हूं मैं लोकस। किन्हीं भी दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बन के आता है एक पॉइंट, उसको लोकस बोलते हैं। प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी से एक पॉइंट बन के आ रहा है बच्चों, ये लोकस है। तो सभी लोकस को ज्वाइन करता हुआ एक कर्व आ रहा है, वो क्या है बच्चा? वो है सप्लाई कर्व। ओके, लोकस मींस जितने भी कॉम्बिनेशन आपने बनाए प्राइस और क्वांटिटी से बच्चों। उसके बाद अब हम बात करते हैं बच्चों कि सप्लाई कर्व में इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है? तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। आपने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को ही ग्राफ में कन्वर्ट किया तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बन गया। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। सिंपल। बच्चों अब बात करते हैं हम मार्केट सप्लाई कर्व क्या है और मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है। सबसे पहले बनाएंगे बच्चों मार्केट सप्लाई शेड्यूल। क्या बनाएंगे? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ध्यान से देखिएगा बच्चा, ध्यान से। सबसे पहले कॉलम बनेगा बच्चों प्राइस का, उसके बाद क्वांटिटी सप्लाई ऑफ सेलर ए, उसके बाद क्वांटिटी सप्लाई ऑफ सेलर बी, उसके बाद मार्केट सप्लाई जो आएगी इंडिविजुअल सप्लाई दोनों जितनी भी हैं ए और बी की, उनको प्लस करके बच्चा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इस टेबल में लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं प्राइस। ठीक है, प्राइस। उसके बाद क्वांटिटी सप्लाई ऑफ सेलर ए, फिर लिखते हैं क्वांटिटी सप्लाई ऑफ सेलर बी। आप चाहें तो सी की भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ सेलर सी। तीनों को प्लस करेंगे बच्चों, बनेगा मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई इस तरह से आप बना सकते हैं बच्चों मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ओके, चलिए बच्चों रिलेशन तो सेम है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन सेम है। कैसा रिलेशन बच्चा? पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा मार्केट में वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी बच्चों। कोई रट्टाफिकेशन तो है नहीं, है ना? प्राइस मार्केट में बढ़ेगा, एवरी प्रोड्यूसर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट लेवल। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा प्रोड्यूसर को लगता है मेरे को अब ज्यादा प्रॉफिट होगा, आई वांट टू सप्लाई मोर, मैं ज्यादा बेचना चाहूंगा। तो प्राइस बढ़ता है, सप्लाई भी बढ़ती है बच्चों। चलिए तो हम प्राइस ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब सप्लाई ए भी, बी भी और सी भी, तीनों के तीनों सेलर की थिंकिंग यही है कि प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई भी
बढ़ेगी, बढ़ाना चाहूंगा मैं क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स हैं बच्चों, ठीक है। प्रोड्यूसर का एम क्या है, टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स। चलिए, तो बच्चों 2, 4, 6, 8, 10 आपको क्या दिख रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं, सप्लाई भी बढ़ रही है। बी की भी ऐसी बना दो, थोड़ा डिफरेंट वैल्यूज ले लो, 3, 6, 9, 12 एंड 15। ऐसी सी की बना लो, 4, 8, 12, 16 एंड 20। ओके, अब मार्केट सप्लाई निकालते हैं बच्चा। 9, 18, 27, 27 के बाद 36 प्लस कर रहे हैं बच्चों, इनको सबको प्लस कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों 15 एंड 10, 25 प्लस 10, 20 सॉरी 45। तो आपके पास बच्चों मार्केट सप्लाई भी आ गया। फिर से वेरीफाई करते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 बच्चों 9, 4 प्लस 6 प्लस 8 बच्चों 18, 6 प्लस 9 15 प्लस 12 27, 12 प्लस 8 20 एंड 16 36 एंड 15 10 25 प्लस 20 45। ओके, ये आपका आगे बच्चों मार्केट सप्लाई, ठीक है। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है ये या मार्केट सप्लाई कर्व है ये, तो आप बोलोगे बच्चों दिस इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। क्या है बच्चों, ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। तो बच्चों मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टैबुलर प्रेजेंटेशन व्हिच शोज वेरियस क्वांटिटी सप्लाई एट वेरियस प्राइसेस ऑफ ऑल द सेलर इन द मार्केट। जितने भी सेलर मार्केट में गिवन प्राइस पे बेचने के लिए तैयार हैं, उन सबकी सप्लाई यहां हमने शो की है एक टेबल की फॉर्म में, उसे हमने बोल दिया टैबुलर प्रेजेंटेशन, और वो क्या बन गया बच्चों, बन गया मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इसी शेड्यूल को अगर आप ग्राफ में कन्वर्ट करें तो आपके पास आएगा मार्केट सप्लाई कर्व। चलिए करते हैं बच्चों, मार्केट सप्लाई शेड्यूल को बच्चों कन्वर्ट करते हैं मार्केट सप्लाई कर्व में, शेड्यूल को कर्व में, मार्केट सप्लाई कर्व। उसके लिए बच्चा आपको चाहिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर आपने प्राइस लेना है बच्चों, वाई एक्सिस पर आपने लेना है बच्चों क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। उसके बाद आप प्राइस लीजिए बच्चों 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। सप्लाई बच्चों, मार्केट सप्लाई देखिए आपने शेड्यूल में कहां तक ली है, आपने लिया बच्चों 45 तक मैक्सिमम, तो आप 45 तक प्लॉट करना चाहेंगे ना, तो आप लीजिए बच्चों यहाँ पे स्केल, आप 5 का स्केल ले लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45, ठीक है। सबसे पहले आप जो प्राइस आपको गिवन है उससे क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले ये प्राइस और ये क्वांटिटी, उसके बाद यही प्राइस और बी की क्वांटिटी, उसके बाद यही प्राइस और सी की क्वांटिटी, उसके बाद मार्केट सप्लाई को, ठीक है। चलिए, तो बच्चों जब आप प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले जब प्राइस 1 था तो सप्लाई ऑफ ए जो थी बच्चों वो थी 2 यूनिट्स, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10। तो आप 1 पे अप्रोक्सीमेट यहां 2 प्लॉट करेंगे, तो यहां 2 पे आप प्लॉट करेंगे 4, 3 पे आप प्लॉट करेंगे 6, 4 पे आप प्लॉट करेंगे 8, 5 पे प्लॉट करेंगे आप 10। तो आपके पास जो कर्व आ रहा है बच्चों ये है सप्लाई कर्व ऑफ ए, सप्लाई कर्व ऑफ ए। तो सप्लाई कर्व ऑफ ए आपके पास आ गया जो अपवर्ड स्लोपिंग है, ऐसी बी का और सी का और मार्केट का भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो क्वांटिटी सप्लाई ऑफ बी आपने प्लॉट किया था 3, 6, 9, 12 एंड 15। ऐसे ही 1 जब प्राइस है तो आपने प्लॉट करना है बच्चों 3, 2 जब है तो 6, 3 जब है तो 9, 4 जब प्राइस है तो 12 और जब प्राइस 5 है तो 15। ये जो आपका कर्व आया बच्चों ये है आपका सप्लाई कर्व ऑफ बी, सप्लाई कर्व ऑफ बी। ऐसे ही आप सी का बनाएंगे, आपने प्लॉट किया सी के लिए 4, 8, 12, 16 एंड 20। जब प्राइस 1 था तो सप्लाई आपने प्लॉट की कितनी बच्चों 4, ठीक है। यहां 4 प्लॉट करेंगे इस तरफ,
उसके बाद जब प्राइस 2 था तो 8, 3 हुआ तो 12, 4 हुआ तो 16 और जब 5 हुआ तो 20। ये आपका जो कर्व आएगा बच्चों, ये आएगा सप्लाई कर्व ऑफ सी। ओके, सप्लाई कर्व ऑफ सी, ए का, बी का और सी का। मार्केट सप्लाई आपने जब निकाला बच्चों तो ऐड करके आपने निकाला 9, 18, 27, 36 एंड 45। 1 पे आपने निकाला 9, देन 18, देन 27 एंड देन 36, 4 पे 36 और 5 पे 45। आप इस कर्व को ज्वाइन करेंगे बच्चा, आपको जो कर्व मिलेगा इट इज MS, सप्लाई ऑफ ए, सप्लाई ऑफ बी एंड सप्लाई ऑफ सी, तीनों को प्लस कर दिया। ये है मार्केट सप्लाई कर्व। बच्चों ध्यान से देखिए, चारों के चारों सप्लाई कर्व, all four supply curves are upward sloping from left to right, but difference is what? difference किस चीज का है? difference ये है कि market supply curve is flatter, market supply curve is flatter and individual supply curves are steeper। बच्चों मार्केट सप्लाई कर्व जो होता है वो फ्लैटर होता है। क्यों होता है फ्लैटर? आप टेबल को देखिए, आप टेबल में देखिए बच्चों, यहां पे चेंज जो है सप्लाई में 2-2 का चेंज है, फिर यहाँ 3-3 का चेंज है, प्रोपोर्शनेट चेंज, यहाँ 4-4 का चेंज है, यहाँ 9-9 का चेंज है। डिफरेंस देखिए, मैं कह सकता हूं कि proportionate change in market supply is more than the proportionate change in individual supply। जो मार्केट सप्लाई में प्रोपोर्शनेट चेंज होता है वो इंडिविजुअल सप्लाई के प्रोपोर्शनेट चेंज से कहीं ज्यादा होता है, इसीलिए मार्केट सप्लाई कर्व जो होता है बच्चों वो फ्लैटर होता है। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट सप्लाई इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल सप्लाई, देयरफॉर मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर। शेप सबकी अपवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ेगी, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो मार्केट हो। चलिए अब नोट्स पे आते हैं बच्चा। तो मार्केट सप्लाई कर्व आपको दिख रहा है ए का, ठीक है, फिर बी का और फिर मार्केट का। मार्केट सप्लाई कर्व कैसा है बच्चा? फ्लैटर है, ठीक है, क्योंकि proportionate change in market supply is more than the proportionate change in individual supply, इसलिए मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है बच्चों? फ्लैटर होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों व्हाट इज स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी की फॉर्म में। ओके, सप्लाई कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी की फॉर्म में। देखिएगा बच्चों, तो यहां एक स्टेटमेंट है बच्चा, as stated before, slope of supply curve is defined as the change in variable on y-axis। y पे क्या है बच्चों? y पे क्या है? y पे प्राइस है, ओके। अगेन देन चेंज इन वेरिएबल ऑन x-axis, x पे क्या है बच्चा? x पे क्वांटिटी सप्लाई। तो आप चेंज इन प्राइस को जब डिवाइड करते हैं चेंज इन क्वांटिटी से, तो जो आपका आंसर आएगा, कोएफिशिएंट आएगा, वो क्या होगा बच्चों? स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। ध्यान से देखिएगा, नोट्स में आते हैं और समझते हैं बच्चों कैसे करेंगे। टॉपिक इज स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, कितना चेंज हुआ प्राइस में डिवाइड बाय कितना चेंज हुआ क्वांटिटी सप्लाई में। जो रेशो आप निकालेंगे उसका आंसर जो होगा वो होगा स्लोप का आंसर। मान लीजिए बच्चा प्राइस मार्केट में हो गया 4 to 8 और प्राइस के बढ़ने से सप्लाई जो होगी बच्चों हो गई 10 से 20 यूनिट्स। ऐसा आपने टेबल बना लिया, कोई भी टेबल, इसको आप ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले आप जब ग्राफ बनाएंगे, एक्स पे लेंगे आप क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, वाई पे लेंगे आप प्राइस बच्चों। प्राइस आपने प्लॉट किया 4 and 8, सप्लाई आपने प्लॉट की बच्चों 10 and 20। जब प्राइस 4 था तो सप्लाई थी 10 यूनिट्स, जब प्राइस 4 से 8 हो गया बच्चों तो सप्लाई हो गई आपकी 10 से 20 यूनिट्स। इतना आपको समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आता है बच्चों? अब आपने बनाया सप्लाई कर्व पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करके, जो ये पॉइंट्स आए बच्चों लोकस को ज्वाइन करके आपने सप्लाई कर्व बना दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, अब जो ये चेंज है बच्चों, ये जो चेंज है
ये चेंज है बच्चा चेंज इन प्राइस का, किसका? चेंज इन प्राइस का। और जो ये चेंज है, ये वाला चेंज, ये चेंज, ये आप देख रहे हो, मतलब कि ये चेंज, ये है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का। इन दोनों का रेशियो आप निकाल रहे हैं, आप लिख रहे हैं चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। ओके बच्चों, चेंज इन पी कैसे निकालते हो आप लोग? P1 माइनस पी। और चेंज इन क्यू कैसे निकालते हो बच्चों? Q1 माइनस क्यू। तो P1 is 8, P is 4, Q1 is 20, Q is 10। तो आपने निकाला 8 minus 4 that is 4, फिर 20 minus 10 that is 10। This is change in P, this is change in Q। तो 4 by 10 आपने स्लोप निकाला, आपका आंसर आया बच्चों 0.4। This is called slope of supply। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? रेशियो ऑफ वेरिएबल टेकन ऑन y एक्सिस डिवाइड बाय वेरिएबल टेकन ऑन x एक्सिस। मतलब कि चेंज इन p आप लेते हैं y एक्सिस पे और चेंज इन क्वांटिटी आप लेते हैं x एक्सिस पे। दोनों का स्लोप रेशियो हमने निकाल लिया बच्चों, वो हो गया आपका स्लोप। तो आप क्या देख रहे हो? ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, द सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड। आप देख रहे हैं आपका आंसर कैसा आ रहा है बच्चों? आपका आंसर जो आ रहा है बच्चा वो पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। कभी भी आपका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि प्राइस और सप्लाई में जो रिलेशन है बच्चा वो पॉजिटिव है, इसलिए स्लोप भी हमेशा कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव। और कर्व भी कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप, मतलब अपवर्ड स्लोप। ओके, ये आपका टॉपिक था स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व मेजर द फ्लैटनेस और स्टीपनेस। ज्यादा आपका स्लोप आता है तो कर्व फ्लैटर होगा बच्चों, आपका स्लोप कम आता है तो आपका स्टीपर कर्व होगा बच्चों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप इतना याद रखें कि स्लोप का यूज कहां होता है? स्लोप का यूज होता है किसी भी कर्व की फ्लैटनेस या फिर स्टीपनेस को मेजर करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहां आपने स्लोप निकाल के दिखा दिया बच्चों। ठीक है, यहां पे आपका स्लोप आया 2, मतलब कि यहां पे थोड़ी फ्लैटनेस ज्यादा होगी। ठीक है, अब चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, कुछ अजम्पशंस पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की एक्सेप्शंस। लॉ ऑफ सप्लाई कहां एप्लीकेबल नहीं हो पाता है बच्चा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई को। बच्चों, लॉ ऑफ सप्लाई एज लाइक लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते थे कि लॉ ऑफ डिमांड हमने ये पढ़ा था कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट एंड देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अब हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई, तो सेम बात हम यहां बोलेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट एंड देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, and there is positive relation between price and quantity supply। ध्यान रखिएगा, keeping other factor constant बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ceteris paribus यहां पर भी होगा। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, अभी हम प्रोड्यूसर का बिहेवियर देखने जा रहे हैं। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। हम इसे बोलते हैं बच्चा सेटेरिस पैरेबस। क्या बोलते हैं? सेटेरिस पैरेबस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है वी नो प्राइस इज द डोमिनेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। सबसे जो मेन फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है बच्चों? प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। As price of the given commodity increases, there is more supply of that commodity in the market and vice versa। vice versa means कि प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगी। इसे ही बोलते हैं हम लॉ ऑफ सप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लायर्स विल ऑफर मोर ऑफ अ गुड एट अ हायर प्राइस। ये आप जान चुके हो कि सप्लायर का मोटिव क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। चलिए उसके बाद, लेकिन जब लॉ ऑफ सप्लाई को हम समझा रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो केस क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई कहां एप्लीकेबल नहीं होगा, वो केस क्या हम पढ़ेंगे। लेकिन जब लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट होता है ना, तो हमने एक अजम्पशन ली है कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हमने अजम्पशन लिया बच्चों।
तो अदर फैक्टर कांस्टेंट के अजम्पशन को आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स आपने कांस्टेंट लिए और क्यों लिए। बच्चों मान लीजिए कि आप जिस कमोडिटी को मार्केट में बेचना चाहते हैं उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइस बढ़ने के साथ साथ आप ये देख रहे हो कि जिस कमोडिटी को आप प्रोड्यूस करते हो उसके इनपुट के प्राइस भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। अब बताइए, अगर देखा जाए तो मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं, सप्लाई आपको बढ़ानी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, बट प्राइस ऑफ इनपुट्स हमने कांस्टेंट नहीं माना, प्राइस ऑफ इनपुट्स भी हमने बढ़ा दिया या बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। उस हिसाब से आप सप्लाई कम करना चाहेंगे क्योंकि आपको प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने दो फैक्टर एक साथ चेंज कर दिए। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि जब आप प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट रखने के बाद आप बात करें तभी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए बोलते हैं अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, ना चेंज होगा प्राइस ऑफ इनपुट्स, ना चेंज होगी टेक्नोलॉजी। यह अजम्पशन आपके सामने है बच्चों, प्राइस ऑफ अदर गुड्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी एंड गोल ऑफ द फर्म रिमेन द सेम, तभी लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट हो पाएगा। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है हमने पढ़ लिया कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट other factors being constant and there is positive relation between price and quantity supply। assumptions आपने पढ़ ली। लॉ ऑफ सप्लाई को आप प्रेजेंट कर सकते हो टेबल से और डायग्राम से। तो आप जब टेबल बनाएंगे बच्चा तो आप क्या दिखाएंगे कि प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई यही बोलता है। एज अ प्रोड्यूसर अगर आप सोचें तो प्राइस बढ़ेगा, आप सप्लाई बढ़ाएंगे। इसी चीज को आप ग्राफ से यानी कि कर्व से प्रेजेंट करेंगे तो आपका कर्व मिलेगा आपको अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा कर्व मिलेगा बच्चा? अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ये बात हमें देख सकते हैं कि सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं बच्चा, लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं। वो फीचर्स क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, एज लाइक लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है कि एक तो शो करता है ये पॉजिटिव रिलेशन, इट स्टेट द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई एज्यूमिंग नो चेंज इन अदर फैक्टर्स। ओके, दूसरा, लॉ ऑफ सप्लाई इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लॉ ऑफ सप्लाई इज qualitative statement as it indicates the direction not the magnitude। याद है लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड भी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट था क्योंकि वहां पे सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही थी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कहां जाएगी। यहां भी सेम बात हो रही है, लॉ ऑफ सप्लाई भी डायरेक्शन बता रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, लेकिन कितनी चेंज होगी, कितने प्राइस के चेंज होने से वो कोएफिशिएंट निकाल के नहीं दे रहा आपको लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नॉट क्वांटिटेटिव। उसके बाद बोल रहा है it does not establish any proportional relationship between change in price and change in quantity। वो आपका होगा elasticity of supply में, जहां पे हम रेशियो निकालेंगे change in Q का डिवाइड बाय change in P का into P upon Q। proportionate method जो हम यूज करते हैं वो कहां यूज करते हैं बच्चों? इलास्टिसिटी निकालने के लिए, चाहे वो डिमांड की हो चाहे वो सप्लाई की हो। लॉ ऑफ सप्लाई में ऐसा नहीं होता, ना ही लॉ ऑफ डिमांड में होता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर और दे रखा है, लॉ इज वन साइडेड। It explain only the effect of change in price on the supply but not the effect of change in supply on price। This is very important। आपने लॉ ऑफ सप्लाई में ये पढ़ा कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि अगर मार्केट में सप्लाई एक्सेस हो जाए, अगर किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई एक्सेस हो जाए तो उसके प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बताता। एक बात करते हैं, सोचिए, अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में एक्सेस हो जाए उसके प्राइस मार्केट में गिर जाते हैं, सप्लाई एक्सेस में, डिमांड है ही नहीं। लेकिन वो लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बता रहा, लॉ ऑफ सप्लाई बता रहा है प्राइस का और सप्लाई का रिलेशन, ना कि सप्लाई का और प्राइस का रिलेशन। बहुत अलग अलग बातें हैं बच्चों। प्राइस का इफेक्ट सप्लाई पे क्या पड़ रहा है वो लॉ ऑफ सप्लाई बता रहे हैं, लेकिन सप्लाई के चेंज होने का प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अलग बात है, वो लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बता रहा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना, ठीक है।
तो हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है विद द हेल्प ऑफ मीनिंग, असम्पशन, टेबल एंड डायग्राम। इसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई कहां एप्लीकेबल नहीं होता, वो नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है। लॉ ऑफ सप्लाई कहां एप्लीकेबल नहीं होता, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है। वो क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो बच्चों अगर प्राइस बढ़ रहा हो, अगर प्राइस बढ़ रहा हो और सप्लाई भी बढ़ रही हो, हम बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल हो गया बच्चों। अगर प्राइस कम हो रहा हो, सप्लाई भी कम हो रही हो, हम तब भी बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है बच्चों। लेकिन ऐसा कोई केस जहां प्राइस बढ़ रहा हो और सप्लाई ना बढ़ रही हो, या प्राइस कम हो रहा हो सप्लाई ना कम हो रही हो, ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से केसेस हैं जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है बच्चों। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, बच्चों यहां पर बोल रहे हैं एज अ जनरल रूल, एज अ जनरल रूल सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड। अगर हम देखें तो हमेशा सप्लाई कर्व कैसा होता है बच्चों, अपवर्ड स्लोपिंग होता है कि प्राइस बढ़ते हैं सप्लाई भी बढ़ती है। बट शोइंग दैट क्वांटिटी सप्लाई राइजेस with a rise in price and fall with fall in price। तो यहां पे शो होता है हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप। बट ये स्टेटमेंट हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज हमेशा ट्रू नहीं है कि हमेशा प्राइस बढ़े और सप्लाई भी बढ़े, और प्राइस कम हो सप्लाई भी कम हो। तो ऐसा कब नहीं होता, उसके कुछ केसेस हैं बच्चों, उन्हें बोलते हैं एक्सेप्शंस। चलिए बच्चों यहां बोल रहे हैं द वेरियस एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई आर एज फॉलोज। पहला एक्सेप्शन है बच्चा, पहला एक्सेप्शन है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक्सेप्शन में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस की, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। हाँ जी बच्चे, पहला एक्सेप्शन है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बच्चों, हमने एक फैक्टर पढ़ा था कि अगर फ्यूचर में प्रोड्यूसर को लग रहा है कि प्राइस इंक्रीज होगा, तो वो आज सप्लाई कम कर देता था। इसका वाइस वर्सा क्या पड़ा बच्चों, कि अगर प्रोड्यूसर को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस फॉल होंगे, ये डर है, तो वो आज सप्लाई बढ़ा देगा। आज सप्लाई बढ़ा देगा क्योंकि कल प्राइस और कम हो जाएंगे। तो एक्सेप्शन कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रोड्यूसर को लग रहा है इन नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर प्राइस विल फॉल, फ्यूचर में प्रोड्यूसर को लग रहा है कि प्राइस फॉल होगा, इन नियर फ्यूचर प्राइस विल फॉल, ऐसा एक्सपेक्टेशन, ऐसा एक्सपेक्टेशन। बच्चों प्राइस फॉल होंगे फ्यूचर में, प्राइस फॉल होंगे फ्यूचर में, तो प्रेजेंट में प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रेजेंट में प्रोड्यूसर क्या करता है, क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा देता है, क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा देता है। अगर मैं बोलूं कि प्रेजेंट में आज प्राइस कम है लेकिन कल तो और कम हो जाएगा, आज प्राइस ऑलरेडी कम है और वो चाह रहा था मैं सप्लाई ना करूं, बट उसको अब लगा कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, तो वो आज सप्लाई को बढ़ा रहा है इवन एट लो प्राइस, कल तो और कम हो जाएगा। तो जो मेरी बात समझ पा रहे हो, प्रोड्यूसर को लग रहा है कि कल प्राइस कम होगा, आज सप्लाई बढ़ा देता हूं, पर जब आज देखा तो आज भी प्राइस लो ही था जिसमें उन्हें बेचना चाहता था, पर फिर भी वो सप्लाई बढ़ाना चाह रहे क्योंकि कल प्राइस और कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट में, देखिए प्रेजेंट में प्राइस लो है बच्चों, फिर भी प्रोड्यूसर आज सप्लाई बढ़ा रहा है इस डर से कि फ्यूचर में प्राइस और ज्यादा कम हो जाएंगे, तो मेरे को और लॉस ना हो फ्यूचर में, मैं आज सप्लाई बढ़ा देता हूं, आज प्राइस कम है तो भी सप्लाई बढ़ा देता हूं क्योंकि आज मुझे कम लॉस होगा। अगर कल प्राइस कम हो गए, कल बेचता हूं तो कल तो और ज्यादा लॉस होगा। तो इफ प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर, ही विल सप्लाई मोर इन प्रेजेंट इवन एट लो प्राइस। तो
आज लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हुआ बच्चा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इसे कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। इफ सेलर्स एक्सपेक्ट a fall in price in future, then the law of supply may not hold true. In this situation, the sellers will be willing to sell more even at low price. ये प्रेजेंट की बात हो रही है बच्चा, ये बात हो रही है प्रेजेंट की। आगे बोलता है, however, if they expect that price will rise in future, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आज प्रोड्यूसर सप्लाई कम रखते हैं। अगर आज प्राइस ज्यादा है ना तो भी सप्लाई कम रखते हैं, फिर कल तो और ज्यादा होने वाला। मेरी बात समझ रहे हो? दे वुड रिड्यूस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन ऑर्डर टू सप्लाई कमोडिटी लेटर एट अ हाई प्राइस। कल प्राइस और ज्यादा होगा, कल ज्यादा बेचेंगे। आज प्राइस ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, आज कम बेचेंगे हम, क्योंकि कल तो प्राइस और ज्यादा होगा। तो आज प्रेजेंट में लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है बच्चों। रीजन है कि एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की है या कम होने की। ठीक है बच्चों, ये था एक्सेप्शन, क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हुआ। अब सेकंड एक्सेप्शन पे आते हैं बच्चों। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? सेकंड है एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा एग्रीकल्चर में जितने भी आइटम्स हैं, चाहे व्हीट है, राइस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, कुछ भी है, हॉर्टिकल्चर भी, अगर आज व्हीट के या राइस के या वेजिटेबल्स के या फ्रूट्स के जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, मशीन से तो बनता नहीं बच्चों व्हीट और राइस, है ना, क्लाइमेट पे डिपेंड है, जितना टाइम लगेगा उतना ही लग रहा है। अगर मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो जाए, अगर मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो जाए और आप चाह रहे हो एकदम से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सप्लाई बढ़ा दूं मैं राइस और व्हीट की या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की, तो नहीं हो सकता, क्योंकि राइस, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका प्रोडक्शन क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड है। प्राइस एकदम से शॉर्ट अप होते हैं तो हम सप्लाई एकदम से नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। तो इस केस में प्राइस बढ़ने पर भी सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स में जो कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड है, वो हमारे हाथ में नहीं है सप्लाई को बहुत ज्यादा बढ़ा देना। तो यहां पर भी लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं होता है ट्रू। पढ़िए कैसे। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट होल्ड ट्रू in case of agricultural goods as their production depends upon climatic conditions. If due to unforeseen change in weather the production of agricultural goods is low, then their supply cannot be increased even at high price. अब यहां थोड़ी सी बात चेंज हो गई। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई या ड्रॉट आ गया, तो आप प्राइस बढ़ने पर भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पाएंगे। वो डिपेंड किस पे? क्लाइमेटिक कंडीशन पे। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स बच्चों, कुछ गुड्स ऐसी होती है जो खराब हो जाती है जल्दी से, जिन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते। सेम अगेन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, लॉन्ग टाइम तक जिन गुड्स को आप स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर करेंगे तो खराब हो जाएंगी, उन गुड्स को आप लो प्राइस पे भी ज्यादा निकाल देते हैं। कभी देखा है बच्चों, सब्जी वाला आता है, सब्जी बेचने आता है, वो बोलता है मॉर्निंग में तो प्राइस बहुत हाई होते हैं, 40 रुपए किलो आलू, ठीक है, लोग कम करवाते हैं, फिर लेते हैं, कम करवाते हैं, बार्गेनिंग भी होती है। शाम होते होते, शाम होते होते अगर कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं सब्जी वाले के पास जो खराब हो जाएंगी कल तक, तो बोलता है 10 रुपए की सारी ले जाओ। सुना होगा, देखा होगा आप लोगों ने, 10 रुपए की सारी ले जाओ, क्यों? मेरी तो खराब हो जाएंगी, मैं स्टोर नहीं कर सकता, कल तक क्या बेचूं, कल तो कुछ मिलेगा ही नहीं। आज 10 रुपए तो मिल रहे हैं, कॉस्ट पे ले लो, चलो ले जाओ, सारी ले जाओ। तो लो प्राइस पे भी इतना सारा सप्लाई कर दिया, क्योंकि वो गुड्स पेरिशेबल नेचर की है। समझ पा रहे हो? ऐसे ही फ्लावर्स का होता है, वेजिटेबल्स में भी होता है, फ्रूट्स में भी होता है बच्चों, बनानास में भी खासकर ऐसे होता है ना। तो इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स like vegetables, fruits, the seller will be ready to sell more even at low price. It happened because sellers cannot hold such goods for a long time. Okay, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का, प्राइस कम पे भी सप्लाई ज्यादा हो गई बच्चों। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों रेयर आर्टिकल्स। जो चीजें बहुत रेयर हैं, एंटीक चीजें हैं या फिर बहुत रेयर चीजें हैं जिनकी सप्लाई और बढ़ नहीं सकती है, वो आइटम्स, उनके प्राइस कितने भी हाई हो जाए, कितने भी हाई हो जाए, पर सप्लाई उनकी बढ़ नहीं सकती क्योंकि वो रेयर है। रेयर का मतलब क्या है? लिमिटेड। जो लिमिटेड है, रेयर है, उनके प्राइस कितने भी हाई हो जाएं, उनकी सप्लाई को हम नहीं बढ़ा सकते बच्चा। तो वहां भी लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं होता। एग्जाम्पल, मोनालिसा एग्जाम्पल देते हैं आपको। मोनालिसा की पेंटिंग्स जो बनी हुई है या आप तो खत्म भी हो गई है, लिमिटेड है, उनके प्राइस कितने भी हाई लग जाएं, उनकी सप्लाई को हम नहीं बढ़ा सकते, वो लिमिटेड है। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, पुराने कुछ सिक्के, पुराने कॉइन्स या पुरानी चीजें, उनके प्राइस हाई होने पर भी आप सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे, तो वहां लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आता है बैकवर्ड कंट्रीज, बैकवर्ड रीजन्स, बैकवर्ड एरियाज। जो एरिया बैकवर्ड होते हैं बच्चों, जो एरिया बैकवर्ड होते हैं, वहां पे सोर्सेज, रिसोर्सेज बहुत कम, लिमिटेड है, और रिसोर्सेज से आप प्रोडक्शन करते हैं, सप्लाई बढ़ाते हैं। जहां रिसोर्स लिमिटेड है, वहां सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी, प्राइस चाहे कितना भी हाई हो जाए। एग्जाम्पल आप लिखेंगे कैसे बच्चों? इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज, इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज, प्रोडक्शन एंड सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज विद राइज इन प्राइस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इट इज वेरी सिंपल। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने शुरू किया बच्चों सप्लाई फंक्शन से। सप्लाई फंक्शन क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या है, मार्केट सप्लाई फंक्शन क्या है। फिर हमने पढ़ा बच्चों सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, उसमें इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, देन लॉ ऑफ सप्लाई एंड देन एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस तक हम लोगों ने कर लिया बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, वो होगा मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। जितना हमने आज किया बच्चों, उसको अच्छे से रिवाइज करो। मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर क्यों है देखो, रीजन क्या है, एक्सेप्शंस को अच्छे से पढ़ो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, असम्पशंस क्या है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्लास में सारा रिवाइज करने के बाद आप आओ बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास को ही क्विट करते हैं बच्चा, जितना भी किया रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।